नमस्कार मित्रों। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग इतिहास का लुत्फ ले रहे होंगे इस ठंडी में भी। देखिए, हमारी बात हो रही थी शिवाजी के संदर्भ में। शिवाजी की हम लोगों ने बात किया था, शिवाजी के संघर्षों से हम अवगत हुए, फिर शिवाजी के प्रशासन की चर्चा कर रहे थे। कल हमने बताया था उनके अष्टप्रधान की बात। देखिए, हमेशा इतिहास में याद रखिएगा कि कई कई बार एक समान टर्म आ जाते हैं। जैसे हमने कहा था अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान शिवाजी का जो है उससे मैंने परिचित कराया। ये एक इतिहास में टर्म मिलता है अष्टप्रधान का, और एक टर्म मिलता है अष्ट दिग्गज का। ठीक, तो ये जो अष्टप्रधान का जो संबंध है ये मराठा या शिवाजी से हो जाता है, लेकिन अष्ट दिग्गज का जो संबंध है ये 8 तेलुगु के प्रमुख कवि हैं जिनका संबंध एक राजा है कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, उनकी सभा से। ठीक, कभी कभी हम भूल ये कर बैठते हैं कि नवरत्न जो होते हैं उनको भी हम अष्टप्रधान या अष्टदिग्गज जैसा मान लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अष्टप्रधान शासन सत्ता में शिवाजी के सहयोगी थे। ठीक, अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के समय तेलुगु के 8 कवियों का एक समूह है। ठीक, फिर नवरत्न जो होता है वो अलग अलग विषयों से जुड़ा हुआ है। नवरत्न हम अकबर के समय देखते हैं, नवरत्नों की बात हम करते हैं तो गुप्त काल में हमें जाना पड़ता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को देखते हैं। ठीक है, इस चीज को क्लियर रखिएगा, हौच पौच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, प्रांतीय प्रशासन की मैंने बात की थी और प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में कुछ चीजों को हम समझे थे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि शिवाजी ने अपने मराठा राज्य को प्रशासन के दृष्टिकोण से 5 भागों में बांटा था। तो क्या किया था? प्रशासन के दृष्टिकोण से बांटा था। ठीक है, 5 भागों में बांटा था। इन्हें प्रांत, या ये जो 5 भागों में बटा है इसे प्रांत या सरसूबा कहकर संबोधित किया गया। ठीक, तो इसे प्रांत या सरसूबा कहकर संबोधित किया जाता था। ठीक है, प्रांत या सरसूबा कहकर संबोधित किया गया। फिर जब शिवाजी ने अपने समस्त क्षेत्र को एक नाम दिया था, स्वराज। स्वराज का मतलब क्या? अपना राज्य। मैंने कल बताया था आपको कि स्वराज की बात करते हैं, यानी कि शिवाजी अपने क्षेत्र को एक कंबाइंड नेम देते हैं और कहते हैं स्वराज, जो खुद के द्वारा क्या हो रहा है? संचालित हो रहा है, या उसी नाम से अपने प्रांत को पुकारते थे, स्वराज के नाम से पुकारते थे। प्रांत का जो सर्वोच्च अधिकारी था उसे सरे कारकुन कहकर संबोधित किया गया। सरे कारकुन यानी प्रांत का अधिपति। अधिपति को सरे कारकुन कहकर संबोधित किया जाता था। ठीक है, सरे कारकुन कहकर संबोधित किया गया। ठीक, यानी प्रांत का ये सबसे प्रमुख अधिकारी था, या इसे मुख्य देशाधिकारी भी कहते थे, या सर सूबेदार के नाम से भी इसको पुकारा जाता था, क्योंकि ये सर सूबे का प्रमुख होता था, प्रांत का प्रमुख होता था, इसलिए सर सूबेदार भी इसको नाम दिया गया। ठीक, इसकी नियुक्ति स्वयं शिवाजी के द्वारा होती थी, क्योंकि एक बड़े हिस्से पे क्या करना था? राज्य करना था, इसलिए इसकी नियुक्ति स्वयं शिवाजी करते थे। और शिवाजी के समय में मराठा जो राज्य था कुछ इस प्रकार से बटा हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें पहला उत्तरी प्रांत, ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग ये समझ लिए कि प्रशासन के दृष्टिकोण से 5 भागों में समस्त राज्य को बांटा गया। समस्त राज्य को या प्रांत को सरसुबा कहा जाता था और इसे इसे ही स्वराज भी कहा गया, स्वराज्य कहा गया। ठीक है। फिर प्रांत का जो प्रमुख अधिपति था सरे कारकुन, ठीक है, कौन? सरे कारकुन कहकर संबोधित किया जाता था। अब एक एक प्रांतों की चर्चा। उत्तरी प्रांत में क्या था? जब हम उत्तरी प्रांत की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बंबई के उत्तर में और सूरत और सलहेर के दुर्ग, वहां से लेकर लगभग पूना तक का भाग शामिल है। यानी मुंबई के उत्तर में जो सूरत है, सलहेर दुर्ग है, वहां से स्टार्ट कर कर, ठीक, और हम पाते हैं कि पूना तक का जो भाग उत्तरी क्षेत्र में शामिल था। यानी कि मुंबई से उत्तर से पूना तक का क्षेत्र, पूना तक का क्षेत्र इसमें शामिल था। किसमें? उत्तरी प्रांत में। ठीक है, शामिल किया गया। फिर यहां पर अगर हम अधिपति की बात करें तो यहां पाते हैं पेशवा मोरे त्र्यंबक पिंगले, यहां के प्रमुख जो या पहले पेशवा या प्रांत इन्हीं के अधीन था। किसके अधीन? तो मोरो त्र्यंबक पिंगले के अधीन रखा गया। ठीक, हालांकि जीएस में इतना नहीं जानना, बस क्षेत्र जान लेते हैं कि कौन प्रांत कहां तक था। फिर बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी प्रांत की। तो दक्षिणी पश्चिमी प्रांत, इसमें दक्षिणी कोंकण प्रदेश या समुद्री तट सम्मिलित था। ठीक है, दक्षिणी प्रांत में कोंकण प्रदेश सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, कोंकण प्रदेश यानी कि कोंकण प्रदेश यानी कि दक्षिणी कोंकण प्रदेश या समुद्री तट इसी में शामिल है। तो यहां लिख लीजिएगा दक्षिणी कोंकण प्रदेश और समुद्री तट भी इसी में शामिल। अब दक्षिणी पूर्वी प्रांत, दक्षिणी पूर्वी प्रांत में हम पाएंगे कि इसमें सतारा है, सांगली है, कोल्हापुर, ये वाला जो एरिया है ये दत्तोजी पंथ के अधीन था। यानी कि सतारा, सांगली और कोल्हापुर, सांगली तथा कोल्हापुर क्षेत्र शामिल था। ठीक है, अब उत्तरी प्रांत, दक्षिणी पश्चिमी प्रांत, दक्षिण पूर्वी प्रांत और दक्षिण प्रांत। ठीक, अब दक्षिणी प्रांत में क्या है? तो कहेंगे इसमें जिंजी और उसके आसपास का जो क्षेत्र प्रदेश था वो शामिल था। तो जिंजी और उसके आसपास का क्षेत्र, क्षेत्र शामिल था। ठीक है, ये जो दक्षिणी प्रांत था ये रघुनाथ जो पंथ हनुमंते हैं उनके अधीन था। रघुनाथ पंथ हनुमंते, रघुनाथ पंथ हनुमंते, ये सभी प्रांत किसी न किसी के अधीन थे। जैसे अब दक्षिणी पूर्वी प्रांत की बात करें, ये किसके अधीन था? तो कहेंगे दत्तोजी पंथ, दत्तोजी पंथ के अधीन था। ठीक उसी तरीके से दक्षिण पश्चिमी प्रांत की बात करें तो कह सकते हैं अन्ना जी दत्तो के अधीन, अन्ना जी दत्तो। ठीक है, ये उनके अधीन था। अब बचा उत्तरी प्रांत। उत्तरी प्रांत किसके अधीन था? तो मैंने कहा था मोरो त्र्यंबक पिंगले, मोरो त्र्यंबक पिंगले। ठीक है, अब आइए जरा सा बात कर लेते हैं ये प्रांत जिसके अधीन गया। ठीक है, ये उस प्रांत के अधिपति थे किसके समय? शिवाजी के समय, जिनको मैंने घेरा है रेड से।
ठीक है। ये उस प्रांत के प्रथम अधिपति के रूप में थे शिवाजी के समय, ठीक है। क्योंकि प्रांत को 4 भागों में डिवाइड किया गया, प्रत्येक प्रांत महलों में विभक्त था, ठीक। यानी कि प्रत्येक प्रांत को महलों में विभक्त किया गया, या महल कहा गया कि महलों में विभक्त किया गया, और यहाँ का अधिकारी जो होता था वो सर हवलदार होता था। तो यहां लिख लेंगे कि प्रत्येक प्रांत महलों में विभक्त था, ठीक है। महलों में विभक्त यानी प्रांत का बंटवारा जैसे हम जिले में करते हैं तो उसको लिए महल शब्द का आया कि महलों में क्या है, विभक्त दिखाई पड़ रहा है। साथ ही हम यह भी समझे कि जो यहाँ का अधिकारी है उसको सर हवलदार कहा गया, यहाँ का प्रमुख अधिकारी सर हवलदार, सर हवलदार, ठीक है। क्या कहा जाता था, सर हवलदार कहा जाता था प्रमुख अधिकारी को। यहां नहीं दिख रहा हो तो यहां लिख देता हूं सर हवलदार, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या मिल रहा है हमें भाई, ठीक है। इसके आगे हम सोचते हैं सर हवलदार कहा जाता था। अब इससे वो दिख रहा होगा, अब उधर वाला भी देखेगा, अब नीचे नहीं होगा तो नीचे में आपको दिख रहा होगा कि प्रत्येक प्रांत महलों में विभक्त था और यहाँ के प्रमुख अधिकारी को सर हवलदार, उसी को मैंने एक रेख करके आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। आगे अब देखते हैं कि महलों को भी विभक्त किया गया, तो महलों को तरफों में बदला गया, तरफों में बांटा गया, और तरफों का अधिकारी जो था वो हवलदार को रखा गया। तो यहां लिखेंगे महलों को तरफों में विभक्त किया गया, और यहां का जो अधिकारी होता था वो हवलदार होता था, हवलदार, ठीक है, हवलदार होता था। यानी सबसे ऊपर प्रांत, प्रांत के अंदर महल, और महल के नीचे तरफ, यानी तरफों में विभक्त, प्रांत, महल और तरफ, ठीक। प्रांत का जो अधिपति हुआ सर कारकुन हो गया, महल का जो अधिपति हुआ उसे सर हवलदार कहा गया, और तरफों का जो अधिपति था या उसका जो मालिक था उसे हवलदार कहकर संबोधित किया गया, ठीक। ये बात हुई। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ और मिलता है क्या, कि शिवाजी का प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी, प्रत्येक भारतीय राज्यों की सबसे छोटी इकाई हमने पढ़ा है, तो शिवाजी के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वह भी ग्राम ही थी या गांव ही थी, ठीक। और गांव का जो अधिकारी होता था उस समय उसे पटेल या पाटिल उसका मुखिया होता था, यानी ग्राम सबसे छोटी इकाई। लिख लेंगे गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। और इसका जो प्रधान था उसे पाटिल या पटेल, पाटिल या पटेल कहा गया, ठीक है। अब बात इनके भू राजस्व प्रशासन की, कि शिवाजी का जो भू राजस्व था वो किस तरीके का था। देखिए राजकीय आय का मुख्य स्रोत अगर हम देखें तो इस काल में भी भूमि ही था, ठीक। इसे हटा सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसे हटा के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भू राजस्व व्यवस्था की बात हो गई, ठीक, कि भू राजस्व किस तरीके का था, ठीक। तो जरा सा इसको हम समझते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। तो हम कहते हैं कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पे आधारित थी। पहला चीज, मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित
ठीक है, मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित। शिवाजी ने अन्नाजी दत्तों के अधीन भूमि का विस्तृत पैमाइश करवाया था, यानी कि समस्त साम्राज्य में भूमि की पैमाइश कराई गई और इसका कार्य अन्नाजी दत्तों को शिवाजी ने दिया था, ताकि क्षेत्र की समस्त भूमि का पैमाइश कराया जाए, पता लग सके कि भूमि आखिर किस तरीके की है। साथ ही माप का जो आधार था उस समय जरीब, जिसे काठी भी कहा जाता है, उसका प्रयोग किया गया। यानी इनके शासन प्रशासन में माप के लिए जरीब या काठी का प्रयोग किया गया। यह काठी 5 हाथ या 5 हाथ और 5 मुट्ठी लंबी होती थी। एक काठी में 5 हाथ होते थे और 5 मुट्ठी के बराबर रखा गया था एक काठी को। ठीक, 20 काठी लंबी कह सकते हैं और 20 काठी चौड़ी भूमि को 1 वर्ग या 1 बीघा कहा गया, कि अगर कोई भूमि का माप 20 काठी अगर वो लंबी है और 20 काठी चौड़ी है तो उस भूमि को 1 बीघा या 1 वर्ग नाम दिया गया। 120 बीघे जो भूमि होती थी उसको चावर कहकर संबोधित किया जाता था मराठा काल में, कि 120 बीघा अगर कहीं भूमि है तो उसको चावर कहकर संबोधित किया गया। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निम्न वर्गों में बांटकर रखा गया, कि ये उत्तम भूमि है, मध्यम भूमि और निम्न भूमि, यानी कि उसके उपज के आधार पर कि वो एक वर्ष में कितने फसल उस भूमि से पैदा किए जा रहे हैं। ठीक, प्रारंभ में उपज के आधार पर, या कहिए प्रारंभ में उपज के आधार पर उपज का 1/3 भाग, यानी 1/3 भाग भूमि कर के रूप में निर्धारित किया गया। बाद में जब शिवाजी ने जो अन्य स्थानीय करों और चुंगियों को समाप्त कर दिया, तब भूमि कर को बढ़ाकर 2/5 कर दिया गया, यानी कि लगभग 40% भाग कर दिया गया था। ठीक है, तो आरंभ में हम पाते हैं कितना, वो 1/3 1/3 था, लेकिन बाद में अन्य करों को समाप्त कर दिया गया। लेकिन बाद में अन्य करों को जब शिवाजी ने समाप्त कर दिया, तब यह 2/5 हो गया, यानी 40% भाग, ठीक है, किसके रूप में, भूमि कर के रूप में लिया जाने लगा। वहीं बंजर भूमि पर, या बंजर भूमि पर कह सकते हैं कि बंजर भूमि पर भूमि कर न के बराबर लिया गया या नहीं लिया गया, क्योंकि वहां से कुछ उपजता नहीं था, तो उस वहां से लेने का कोई मतलब नहीं था। भूमि कर जहां पर उद्यान भूमि या नगदी फसल उत्पन्न होने वाली भूमि थी, एक नगद निश्चित किया जाता था कि वहां से कोई उद्यान है या कोई ऐसा भूमि है जहां से नगदी फसल उपज सकती है, उसके लिए एक निश्चित कर को निर्धारित किया गया। अन्य स्थानों पर नगद और उपज दोनों ही रूपों में कर चुकाया गया, यानी कि कर नगद और उपज, नगद तथा उपज के हिस्से के रूप में लिया गया। ठीक है, नगद तथा उपज के हिस्से के रूप में क्या किया गया, कर को लिया गया। ठीक, अब यहां से अगली बात, यानी कि हम जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कर वसूली का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी उसी के जैसी दिखाई पड़ती है, परंतु शिवाजी जमींदारों को, यानी जो जमींदारी करते थे, जिनको शिवाजी के कार्यकाल में जमींदारों को देशमुख कहकर संबोधित किया गया। क्या कहा गया, देशमुख। देखिए वर्तमान में ये मराठी जो लोग हैं उनमें आप टाइटल पाएंगे, पाटिल, देशमुख, कुलकर्णी, ये सभी मराठा साम्राज्य में ये किसी न किसी पद पे थे, बाद में ये इनका सरनेम बन गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कर वसूली का शिवाजी का जो आधार है
वो रैयतवाड़ी से जुड़ा हुआ है। साथ ही हम यह भी समझ सकते हैं कि शिवाजी जमींदार यानी कि जो देशमुख थी उनकी व्यवस्था को समाप्त नहीं कर पाए थे और ना ही अधिकारियों को मुकासा देना बंद किया था। मुकासा देने का मतलब होता है जागीरें देना, ठीक। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। यहां लिख सकते हैं कि शिवाजी का जो भूमि व्यवस्था है यानी कि कर वसूली का जो आधार है, आधार किस पे दिखाई दे रहा है? कर वसूली का आधार। तो कर वसूली का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था है। इनके काल में देशमुख, जिसे जमींदार आमतौर पे जाना जाता है, जमींदार या जमींदारी की जो प्रथा थी इसको इन्होंने समाप्त नहीं कर पाए और ना ही अधिकारियों को मुकासा देना बंद किया। और ना ही क्या करते हैं, ये मुकासा देना बंद करते हैं। मुकासा का मतलब जागीर से है, जागीर, ठीक है। अब अन्य राजस्व की बात करते हैं, इसमें हम चौथ और सरदेशमुखी की बात करेंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि भूमि को 3 भागों में बांटा भी गया था, उसको भी लिख लीजिए कि भूमि का वर्गीकरण 3 भागों में। वर्गीकरण यानी बांट देना 3 भागों में, उत्तम, मध्यम तथा निम्न। ठीक है। और राजस्व का आधार भूमि कर ही था। भूमि कर था, ठीक है। आगे बढ़े। अब इससे आगे अन्य करों की तरफ चलते हैं, यानी चौथ क्या होता है और सरदेशमुखी क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये हमारी परेशानी का कारण बन जाता है, ठीक है। तो जरा समझते हैं कि भूमि कर के अतिरिक्त शिवाजी की आय का एक अन्य प्रमुख स्रोत चौथ था। यह पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी, ठीक है। और हम पाते हैं कि इसकी जो मात्रा है किसकी, चौथ की, वो किस तरीके का है। तो हम जानते हैं 1/4, क्या है 1/4, यानी कि 1/4 होती थी। और क्या किया जाता था, पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। जरा इसको हटाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आ गया चौथ पे, पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी तथा यह जो कर लिया जाता था, यानी कि भूमि कर का 1/4 हिस्सा, वही यानी कि यह 1/4 लिया जाता था, ठीक है। 1/4 क्या किया जाता था, लिया जाता था। इस कर के बदले पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था, ठीक। तो
पड़ोसी राज्यों के लूटपाट तथा आक्रमण न होने देने के एवज में बदले मराठों द्वारा लिया जाता था, लिया जाता था। ठीक है, ये चौथ है। ठीक, पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी तथा यह भूमि कर का 1/4 हिस्सा थी। इस कर व्यवस्था में पड़ोसी राज्य के लूटपाट तथा आक्रमण न होने के बदले मराठों द्वारा लिया जाता था। यानी शिवाजी स्वयं चौथ को वसूल करते थे और यह आश्वासन था कि जब तक आप अपनी भूमि का 1/4 हमें अदा करते रहेंगे तब तक मराठों से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, अब इसी तरीके का एक कर है सरदेशमुखी। ये सरदेशमुखी क्या है, जरा इसको समझते हैं। देखिए, यह कर भी पड़ोसी राज्यों से ही वसूल किया जाता था। पड़ोसी राज्यों से ही क्या किया जाता था, वसूल किया जाता था। अब यहां पे अंतर क्या है, यह उस प्रदेश के भूमि कर का 1/10 था, यानी 10% हिस्सा, यानी कि जहां से लिया जाता था। तो लिख लेंगे यह उस प्रदेश का 1/10 या 10% हिस्सा था। ठीक है, अब यहां पे तो बात हुई कि चौथ उनसे वसूला जाएगा और उसके एवज में मराठा सेना यह अवगत कराएगी कि पड़ोसी राज्य को कोई भी लूटपाट उससे नहीं होगा, उस पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, उनकी फसलों को बर्बाद नहीं किया जाएगा। लेकिन सरदेशमुखी यह भी पड़ोसी राज्यों से लिया जा रहा है और यह उस प्रदेश का 1/10 या 10% हिस्सा होता था। ठीक, तो कह रहा है कि यह उस प्रदेश की भूमि कर का, या ध्यान रखिएगा, यह भूमि कर भी लिख लीजिएगा कि भूमि कर है। ठीक है, भूमि कर का 1/10% हिस्सा क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, सरदेशमुखी वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे। ठीक, क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। ठीक, इसलिए ये वसूल किया जाता था। तो यहां पे लिख लेंगे कि सरदेशमुखी वसूल करना शिवाजी अपना पुश्तैनी अधिकार मानते थे। अधिकार मानते थे। ठीक है, और यह समझते थे कि वो सबसे पुराने, महाराष्ट्र के सबसे पुराने सरदेशमुख हैं, इसलिए सरदेशमुखी 1/10 यानी भूमि कर का 1/10 हिस्सा उनको मिलना चाहिए। ठीक, कई बार एग्जाम में चौथ और सरदेशमुखी से सवाल उठा लिया जाता है और दोनों के अंतर को भी कभी कभी स्पष्ट करने के लिए आपसे पूछा जाता है। तो चौथ इसलिए वसूल किया गया कि मराठा सेना पड़ोसी राज्य में लूटपाट नहीं करेगी। ठीक, आक्रमण के समय में फसलों को बर्बाद नहीं करेगी, उसके एवज में भूमि कर का 1/4 हिस्सा मराठों को चाहिए, शिवाजी को चाहिए। सरदेशमुखी 1/10 हिस्सा भूमि कर का मराठों को चाहिए, क्योंकि शिवाजी अपने आप को महाराष्ट्र का सबसे पुराना सरदेशमुख मानते थे, इसलिए वो सरदेशमुखी अपने महाराष्ट्र के क्षेत्रों या उसके आसपास के जो उनके इलाके थे उनसे, या पड़ोसी जो राज्य थे उनसे वसूल किया करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे चलते हैं और जरा सैन्य प्रशासन की चर्चा करते हैं कि शिवाजी के पास सैन्य प्रशासन आखिर किस तरीके का है। प्रशासन में हम शिवाजी के दुर्ग, तोपखाने, नौसेना या घुड़सवार सेना, इनकी बात कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इसमें पैदल सैनिकों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो हम सबसे पहले सैन्य प्रशासन की चर्चा करते हैं
कि आखिर सैन्य प्रशासन किस तरीके का इनका दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देखिए आ गया यहां से सैन्य प्रशासन। शिवाजी का सैन्य प्रशासन जो है वो किस तरीके का है, जरा इसको हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सैन्य प्रशासन में, शिवाजी का जो सैन्य प्रशासन है इसमें ढेर सारी चीजें हमें दिखाई पड़ेंगी, जैसे दुर्ग, हवलदार, सूबेदार, कारकुन, तोपखाना, नौसेना, अश्वरोही सेना या पैदल सेना, इनके क्या मायने थे। यानी कि शिवाजी के सैन्य प्रशासन में दुर्ग, तोपखाना, नौसेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना को सम्मिलित किया जा सकता है। तो दुर्ग का प्रशासन कैसे होता था? सैन्य प्रशासन में दुर्गों का काफी महत्व है। ठीक है, फिर हम यह भी जानते हैं कि शिवाजी के पास लगभग 240 या 250 दुर्ग थे, और यह दुर्ग की देखरेख के लिए एक विशेष अधिकारी को भी नियुक्त किया जाता था। यानी कि इसकी देखरेख के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। अब जो विभिन्न अधिकारी नियुक्त होते थे उनमें हम पाते हैं, यहां पे दे दिया गया है, ठीक है, गलत है। दुर्ग से जुड़ा हुआ अधिकारी हवलदार है, दुर्ग से ही जुड़ा हुआ अधिकारी सूबेदार है, और दुर्ग से ही जुड़ा हुआ अधिकारी कारकुन है। ठीक है, कारकुन है ये कारकुन, ठीक है, कारकुन है। ठीक, यानी दुर्ग क्या है, तो हम कह सकते हैं दुर्ग काफी महत्व का है। ठीक है, क्या है, काफी महत्व का है, और इसी से जुड़े हुए प्रथम अधिकारी के रूप में हवलदार, द्वितीय अधिकारी के रूप में सूबेदार, और तृतीय अधिकारी के रूप में कारकुन, ठीक है, कारकुन है। दुर्ग काफी महत्व के, शिवाजी के समय इनकी संख्या दिखाई देती है। ठीक है, 240 या 250। ठीक, अब इसकी देखरेख के लिए हमने कहा हवलदार, सूबेदार और कारकुन है। हवलदार क्या करता है, जरा इसको भी समझ ले कि दुर्ग में हवलदार का क्या कार्य था या क्या रोल था। तो देखिए, अब यहाँ के नंबर से आप मत ध्यान दीजिएगा, ये नंबर जो पीपीटी लोग बनाते हैं वो डाल देते हैं, उनको ये मालूम नहीं होता है कि दुर्ग से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति हवलदार है, सूबेदार है, कारकुन है। ठीक है, तो दुर्ग की रक्षा के लिए हवलदार, किले की सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व इसी का था। यानी कि किले की सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व इसी का था। ठीक है, किसका, हवलदार का, कि किले की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। यह मराठा जाति का होता था। कौन, यह लिख लेंगे, यह मराठा जाति का होता था, ठीक है। दूसरी चीज, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो एक मिलता है सूबेदार। यह किले के नागरिक प्रशासन का कार्य देखता था। किले के नागरिक प्रशासन देखभाल करता था। ठीक है, दूसरा जो सूबेदार होता था यह ब्राह्मण जाति का होता था, यह ब्राह्मण जाति का होता था। ठीक है, अब बचा कारकुन, ये लिखा हुआ है कार्बन लेकिन ये है कारकुन। ठीक है, कारकुन। ठीक, तो कारकुन क्या करता है, यह किले के गोदाम का अधिकारी होता है। गोदाम का अधिकारी,
होता था। ठीक है, यानी किले का जो गोदाम था उसकी देखरेख इसी के द्वारा की जाती थी। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक चीजें हमें और दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, हाँ, इसकी जाति कारकुन की क्या होती थी, तो नोट कर लीजिएगा, इसकी जाति कायस्थ होती थी। यह कायस्थ जाति का होता था। कायस्थ जाति का होता था। ठीक है, अब इसी प्रकार विभिन्न जातियों के अधिकारियों की नियुक्ति करके संतुलन स्थापित करने का शिवाजी के द्वारा कहीं ना कहीं प्रयास किया गया। अब शिवाजी के पास एक छोटा सा तोपखाना भी है। तोपखाना का कार्य क्या है, तो कहते हैं कि तोपखाने का प्रयोग या तोपों का प्रयोग युद्ध में किया जाता है। शिवाजी के पास लगभग 200 तोपें थी और ये तोपें फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेजों से खरीदी गई थी। ठीक, तो शिवाजी के पास 200 तोपें, 200 तोपें, और खरीदी कहां से गई, फ्रांसीसी, अंग्रेज, चूंकि उस समय फ्रांसीसियों का भारत में आगमन हो चुका था, अंग्रेजों का हो चुका था, तो फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाली से खरीदी गई थी। अब बचा नौसेना कि नौसेना की स्थिति क्या है या नौसेना किस तरीके की दिखाई पड़ रही है, जरा इसको भी समझ ले। तो कहते हैं कि नौसेना, शिवाजी के पास नौसेना थी और 5 प्रकार के नावों का, 400 नावों का बेड़ा इनके पास था। ठीक, 4 प्रकार के नावों का 500 बेड़ा इनके पास था। ठीक है, किसके पास, शिवाजी के पास। यानी कि नौसेना भी इनकी काफी प्रबुद्ध स्थिति में दिखाई पड़ती है। ठीक है, यानी या कह लीजिए, क्षमा करिएगा, ये 5 प्रकार के नाव हैं, 5 प्रकार के नावों का 500 बेड़ा इनके पास था। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि शिवाजी का नौसैनिक अड्डा भी कहीं ना कहीं रहा होगा, तभी नौसेना होगी। तो हम पाते हैं कि कोलाबा, कल्याण और भिवंडी ये नौसैनिक अड्डे थे, नौसेना अड्डे। कोलाबा, कल्याण, भिवंडी, कोलाबा, कल्याण और भिवंडी, ये क्या है, नौसैनिक अड्डे हैं। अब बात करते हैं इनके अश्वरोही सेना की। शिवाजी की अश्वरोही सेना का संगठन को पागा कहा जाता था, यानी कि इस संगठन को पागा कहा जाता था। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि शिवाजी की सेना में पागा से क्या तात्पर्य है, तो अश्वरोही सेना का जो संगठन था उसी को पागा कहकर संबोधित किया गया है। इसमें 2 प्रकार के सैनिक होते थे अश्वरोही सेना में। ठीक है, एक जो सैनिक था उसको बरगीर कहा जाता था और दूसरे को सिलेदार कहा जाता था। जो बरगीर होता था उसको राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र प्राप्त होते थे, जबकि जो सिलेदार होता था इसका प्रबंध स्वयं करता था। तो 2 प्रकार के अश्वरोही, 2 प्रकार, ठीक, बरगीर और सिलेदार, या कह लीजिए बरगीर और सिलेदार के रूप में, बरगीर और सिलेदार के रूप में। ठीक, जो बरगीर होता था इसको घोड़ा और हथियार दोनों मराठा छत्रपति के द्वारा दिया जाता था और सिलेदार जो होता था अपना प्रबंध घोड़े और हथियार का स्वयं करता था। ठीक, इस चीज की जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरी चीज, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, क्या है, पैदल सेना भी है। ठीक है, देख, हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि घोड़ों की जो सबसे छोटी टुकड़ी थी उसमें 25 बरगीर होते थे। ठीक है, यानी कि
घुड़सवारों की जो टुकड़ी की जो न्यूनतम इकाई है वो 25 रखी गई है और 25 बरगिर इनको कहा गया है। और इस का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको हवलदार कहा जाता था। ठीक है, यानी हवलदार, जुमलादार, पंच हजारी, देन सरे नौबत, इसकी बात प्रशासन में। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जानना है। अब सीधा हम पैदल सेना पे आ जाते हैं। ठीक है, पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। कहा जाता था, क्या कहा जाता था? पाइक। ठीक है, और दूसरी चीज, इसकी जो सबसे छोटी इकाई थी उसमें 9 सैनिक थे और जो 9 सैनिकों को संचालित करता था उसे नायक कहा जाता था। इसकी सबसे छोटी इकाई 9 सैनिक होते थे, इसमें 9 सैनिक, और किसके अधीन? नायक के अधीन। 9 सैनिक और नायक। ठीक, तो 9 जो सैनिक की जो टुकड़ी थी, जो या 9 सैनिक या आर्मी के जवान जिसमें शामिल होते थे वो एक नायक के अधीन होते थे। ठीक, और ये आर्मी की सबसे छोटी टुकड़ी थी जिसमें 9 लोग शामिल होते थे। ठीक, अब इससे आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि 10 नायकों पर एक हवलदार होता है, 3 हवलदार के ऊपर एक जुमलादार होता है और 10 जुमलादारों पर एक हजारी होता है। ठीक, इसको भी अगर कहीं चाहे लिखना तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम पाते हैं कि इसका सबसे बड़ा जो पद था, जो पैदल सेना थी उसका सबसे बड़ा जो पद था वो 7 हजारी का था। यानी पैदल सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे ही सरे नौबत कहकर संबोधित किया गया है। यानी हवलदार, जुमलादार, पंच हजारी, देन 7 हजारी, फिर सरे नौबत। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। हम पाते हैं कि शिवाजी के जीवन के अंतिम समय में उनकी जो सेना में लगभग 29 सेनापति दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, या 29 सेनापतियों के अधीन लगभग 45,000 बरगीर अश्वरोही थे। 31 सेनापतियों के अधीन हम पाते हैं कि 60,000 सिलेदार अश्वरोही थे। लगभग 1 लाख पैदल सेना, 1208 आर्मी के अंदर हाथी भी थे, 3,000 ऊंट, साथ ही सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों होते थे। शिवाजी की आर्मी में ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू थे, नहीं, हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। शिवाजी बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। युद्ध में ब्राह्मणों, स्त्रियों आदि का सम्मान किया जाता था, यानी कि ब्राह्मण और स्त्री की हत्या अपराध माना जाता था। राज्य के सैनिक अभियानों के समय परिवार के सदस्यों को साथ रखना मना था, कि परिवार के सदस्य को आप साथ लेकर नहीं चल सकते। जैसा कि मुगल किया करते थे, कि मुगल जब एक लंबे अभियान पे जाते थे तो अपनी 2-4 बेगम, 2-4 बच्चों को भी अपने साथ ले लेते थे, ताकि वो जो युद्ध शिविर होगा वहां आराम करेंगे और हम जाके युद्ध करेंगे। ठीक है, लेकिन शिवाजी ने इन सब चीजों की मनाही कर रखी थी। अब बात न्याय प्रशासन की, कि न्याय प्रशासन कैसा है। ठीक है, इसको हटाते हैं, सीधा आगे चलते हैं न्याय प्रशासन पे। न्याय प्रशासन, तो न्याय प्रशासन किस तरीके का दिखाई पड़ रहा है शिवाजी का? देखिए, शिवाजी की जो न्याय व्यवस्था है वो निष्पक्षता पे आधारित है। किस पे? निष्पक्षता पर आधारित था। ठीक है, पहली चीज, शिवाजी स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के समान थे, यानी अपने राज्य के सबसे बड़े न्यायाधीश थे। वे न्यायाधीश और पंडित राव की सहायता से निर्णय देते थे। किसकी सहायता से? न्यायाधीश और पंडित राव।
न्याय देते थे। ठीक है, न्यायाधीश तथा पंडित राव की सहायता थे और स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश थे। दूसरी चीज, हम जानते हैं कि शिवाजी का जो सबसे टॉप न्यायालय था उसे एक नाम दिया गया था। उस न्यायालय को धर्म सभा या हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। ठीक है, धर्म सभा कहा जाता था, हुजूर हाजिर मजलिस या धर्म सभा कहकर संबोधित किया जाता था। ठीक है, शिवाजी के नीचे न्यायाधीशों का न्यायालय होता था। ठीक है, प्रांतीय और महल स्तर पर भी न्याय हुआ करते थे और प्रांतीय और महल स्तर के न्याय के लिए मजलिस हुआ करती थी। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे कि प्रांतीय और महल स्तर के न्याय के लिए प्रांतीय तथा महल स्तर के न्याय के लिए मजलिस हुआ करती थी। ठीक है, प्रांत यानी केंद्र का कई पार्ट में बंटना, जिनको हमने बताया था भी आपको कि 4 प्रांतों में बटा हुआ। फिर प्रांतों को महलों में बांटा गया, महलों को तरफों में बांटा गया। तो प्रांतीय और महल यानी कि महलों के लिए या महल स्तर के या महलों स्तर के न्याय के लिए क्या किया गया, मजलिस नामक एक न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, मजलिस को यदे कदे सभा भी कहा गया है, इसको सभा भी कहा जाता है, तो गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा। मजलिस को ही सभा कहकर भी संबोधित किया गया है। गांव में न्याय कार्य करने के लिए पंचायतों की व्यवस्था थी, जो चूंकि ग्राम सबसे छोटी इकाई था तो ग्राम में भी कभी कभी मुद्दे मसले फंसते रहते हैं, और मुद्दे क्या, बड़े बड़े मुद्दे फंसते हैं। तो वहां के न्याय के लिए पंचायत स्तरीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी या पंचायत स्तर का न्याय वहां पे दिया जाता था। हाँ, जो न्याय था वो किस सिद्धांत पे था, तो हम जानते हैं धर्म शास्त्रों के सिद्धांत के आधार पर निर्णय दिया जाता था। जो हिंदू धर्म शास्त्रों में जो न्याय का विधान था वही आधार था शिवाजी के न्याय का, उनके जस्टिस का। ठीक है, अब धार्मिक नीति की बात कर लेते हैं कि शिवाजी की धार्मिक नीति किस तरीके की है या किस तरीके की दिखाई पड़ती है। ठीक है, देखिए शिवाजी धर्म सहिष्णु थे। इस्लाम के साथ उनका व्यवहार बहुत ही उदार दिखाई पड़ता है। क्योंकि उनकी आर्मी में हम अभी आपसे कहे कि हिंदू और मुसलमान दोनों को जगह दिया गया था। उन्होंने कभी भी किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा। ठीक, कुरान का अपमान नहीं किया। मुसलमान स्त्री और बच्चों के प्रति भी बड़ा ही सम्मान पूर्वक या सम्मानपूर्ण व्यवहार शिवाजी ने किया। उनकी सेना और नौसेना में मुसलमानों को बड़े स्तर पर पद दिए गए थे, जो उनकी धार्मिक सहिष्णु नीति का कहीं ना कहीं परिचायक है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम है खफी खां। खफी खां ने उनके बारे में जो प्रकट किया, क्योंकि खफी खां को अगर हम ध्यान से पढ़े तो ये समझ में आता है कि खफी खां थोड़ा शिवाजी से रुष्ट नजर आते हैं। ठीक है, और खफी खां ने उनका कटु, एक आलोचक के रूप में जाना गया इतिहास में कि खफी खां जब भी शिवाजी की बात किया उन्होंने तो हमेशा एक कटु आलोचना प्रकट किया। तो हम पाते हैं कि कटु आलोचक था और उनकी धार्मिक नीति का एक बड़ा प्रशंसक है। ठीक, तो सोच लीजिए कि जो जिस व्यक्ति का कटु आलोचक रहा हो लेकिन उसकी जो रिलीजियस पॉलिसी है उसका वो बहुत बड़ा समर्थक था। कौन? खफी खां। तो ध्यान रखिएगा, पूरे लाइफ की उन्होंने आलोचना की, लेकिन जैसे ही शिवाजी की धार्मिक रीति की बात होता है तो खफी खां उस चीज की प्रशंसा करता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक, इस प्रकार शिवाजी का जो शासन प्रबंध था वो कुल मिलाकर श्रेष्ठ शासन प्रबंध में आता है। सर जदुनाथ सरकार की अगर बात की जाए तो सर जदुनाथ सरकार ने इसे
मध्ययुगीय राजतंत्र की एक अनोखी घटना कहा शिवाजी के शासनकाल को कि मध्य युग के राजतंत्र की एक अनोखी या बड़ी घटना है। हालांकि अंग्रेज इतिहासकार एक हैं जिनका नाम है स्मिथ, शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहते हुए संबोधित करते हैं कि शिवाजी का राज्य कैसा है, डाकू राज्य है। फिर कुछ मराठा इतिहासकार हैं, जैसे जदुनाथ सरकार की अगर बात करें तो जदुनाथ सरकार ने तो शिवाजी के लिए बहुत बड़ी लाइन लिख दी और शिवाजी को कहा भी कि मैं उन्हें हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूं। ये सर जदुनाथ सरकार ने शिवाजी के बारे में कहा। कई बार यह प्रश्न बन के आता है कि अंतिम क्या, अंतिम हिंदू जाति में उत्पन्न महान क्रियात्मक और साथ ही राष्ट्र निर्माता, ये जो स्टेटमेंट है जदुनाथ सरकार का, ये शिवाजी के लिए है और उन्होंने इस बात को प्रमाणित करने के लिए भी बहुत सारे तथ्यों को संजोने का प्रयास किया। हाँ, इनकी धार्मिक नीति में इतना जरूर लिखेंगे कि शिवाजी धार्मिक रूप से सहिष्णु, सहिष्णु शासक थे। ठीक है, धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे। ठीक, फिर हम यह भी जानते हैं कि उनकी आर्मी में हिंदू और मुसलमान दोनों को समान स्थान प्राप्त था। उनकी सेना में प्राप्त था। ठीक, मुस्लिम कुरान, स्त्री व बच्चों के प्रति बेहद आदर भाव प्रकट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कौन? शिवाजी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक, उनकी सेना में मुस्लिम तथा हिंदू दोनों को समान अधिकार प्राप्त, मुस्लिम कुरान, स्त्री और बच्चों के प्रति बेहद आदर भाव प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं और शिवाजी ने अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी मस्जिद को नहीं तोड़ा था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब शिवाजी के उत्तराधिकारियों की बात करते हैं। आइए, शिवाजी के उत्तराधिकारी देखिए, बहुत शॉर्ट में उनके उत्तराधिकारियों को हम समझेंगे। हालांकि कहानी तो पूरी हम बता देंगे आपको, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि इनके जो उत्तराधिकारी हैं इनमें उत्तराधिकारी यूं तो शिवाजी के से अगर हम लगाएं तो लगभग 9 मराठा छत्रपतियों की सूची हमें दिखाई पड़ती है, जिसमें शिवाजी, संभाजी की बात करते हैं शिवाजी के बाद, उसके बाद संभाजी, संभाजी के बाद राजाराम, राजाराम के बाद शिवाजी द्वितीय, फिर साहू जी प्रथम, फिर उसके बाद रामराज, उसके बाद साहू द्वितीय की बात करते हैं, उसके बाद प्रताप सिंह की बात करते हैं और लास्ट में शाह जी की बात करते हैं। यानी कि एक क्रमानुसार चला जाए शिवाजी से तो हम पाएंगे कि लगभग 9 लोग हैं। लेकिन मैं जो चर्चा आपसे करने जा रहा हूं, ठीक है, वो चर्चा महज 5 लोगों की होगी। ठीक, जो प्रमुख है। शिवाजी के मृत्यु के बाद नवगठित मराठा जो साम्राज्य में आंतरिक फूट पड़ गई थी। ठीक, क्यों फूट पड़ गई थी? अब मैंने कल आपको बताया था कि शिवाजी की पत्नियों की संख्या 7 थी और सबसे कोई ना कोई वारिस था। हर एक व्यक्ति शिवाजी की मृत्यु के बाद चाह रहा था कि मराठा साम्राज्य उसके हाथ लगे, लेकिन शिवाजी ने हालांकि इसकी पुष्टि ही नहीं की थी। तो हम पाते हैं कि शिवाजी की 2 पत्नियों से उत्पन्न 2 पुत्र हैं। एक का नाम है संभाजी और दूसरे का नाम है राजाराम। इन दोनों के बीच उत्तराधिकार का विवाद खड़ा हो गया। जब राजाराम को गद्दी से उतारकर संभाजी 20 जुलाई 1680 को सिंहासनारूढ़ हुए तो उनकी मां
जो थी सईबई थी, जो शिवाजी की पहली पत्नी थी। संभाजी उसी के पुत्र थे, सईबई के। मैंने कहा भी था कि प्रथम पत्नी के रूप में सईबई से उनका विवाह हुआ था। संभाजी का जन्म जो था लगभग 1657 ईस्वी में हुआ। केशव भट्ट और उमाजी पंडित इनके गुरु थे। किसके? संभाजी के। इनका विवाह येसुबाई से हुआ था, जिससे बाद में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी को साहू कहा गया इतिहास में। शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी को पन्हाला का जो दुर्ग है उसी किले में कैद किया गया था। बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। 16 जनवरी 1681 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। किनका? संभाजी का। फिर इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी के रूप में बनाया। किसने? संभाजी ने। फिर हम पाते हैं कि संभाजी के समय लगातार षड्यंत्रों के कारण उनका संपूर्ण शासनकाल दुष्प्रभावित हुआ और उनके साथी उनका साथ छोड़ गए। किसके? संभाजी का, षड्यंत्रों के कारण। फिर उनके जागीरदारों में विद्रोह की भावना भी दिखाई पड़ती है। इनके काल में जागीरदारों ने विद्रोह भी किया था। मराठा नायकों के प्रति अविश्वास के कारण उन्होंने उत्तर भारतीय ब्राह्मण, जिसका नाम था कवि कलश पर भरोसा किया और उसे प्रशासन में सर्वोच्च अधिकार भी सौंप दिया था। कभी कभी पूछता है कि उत्तर भारत का एक ब्राह्मण कवि कलश किस मराठा शासक के समय एक सर्वोच्च पद पर पहुंचा था? ठीक, तो यही संभाजी के काल में सर्वोच्च पद पर पहुंचा। ठीक, फिर हम पाते हैं कि जब कवि कलश ने संभाजी के द्वारा दिए गए एक बड़े पद को धारित किया, तो उसने अष्ट प्रधान की जो व्यवस्था थी, जिसमें 8 मंत्री थे जो शिवाजी के समय से चले आ रहे थे, उनका उसने विघटन कर दिया, विघटित हो गया। संभाजी का संघर्ष जंजीरा के विरोधियों से हुआ। इनका पुर्तगाली और अंग्रेजों से भी संघर्ष हुआ। संभाजी एक अलग तरीके के व्यक्ति थे। उन्होंने जंजीरा के सिद्धियों को भी नहीं बख्शा। अंग्रेज और जो पुर्तगीज थे उनके साथ भी संभाजी के संघर्ष छुटपुट हुए। औरंगजेब का पुत्र अकबर पाली नामक एक गांव है, 13 नवंबर 1681 ईस्वी को संभाजी से मिला। संभाजी ने जो औरंगजेब का पुत्र था अकबर, उसको संरक्षण प्रदान किया। अतः औरंगजेब इनसे रुष्ट हो गया कि तुमने क्यों मेरे विद्रोही पुत्र अकबर को जगह दे दिया। फरवरी 1689 में संगमेश्वर के पास एक गांव है जिसका नाम है नावड़ी गांव। नावड़ी गांव में संभाजी और कवि कलश को मुगल सेनापति, जिसका नाम था मुकर्रम खां, ने बंदी बना लिया और इन्हें बहादुरगढ़ लाया गया, कवि कलश को भी और संभाजी को भी। पुनः 3 मार्च 1689 यानी 1689 को बहादुरगढ़ से एक जगह और है कोड़े गांव, बहादुरगढ़ से उठाकर कोड़े गांव रख दिया गया और यहीं पर 11 मार्च 1689 यानी 1689 को संभाजी और कवि कलश की हत्या कर दी गई। ठीक, संभाजी की हत्या के बाद राजा राम पुनः राजा बन गया। ठीक, तो ये थे संभाजी। इनका छोटा सा कार्यकाल, लगभग 9 वर्षों का कार्यकाल, और इस 9 वर्ष में उन्होंने क्या किया? तो संभाजी उत्तर भारत के एक ब्राह्मण कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। पहली इनका फैक्ट, पहला फैक्ट, नियुक्त किया। ठीक है, फिर मुगल सम्राट औरंगजेब से इनका संघर्ष हुआ। संघर्ष किस मुद्दे पे? तो अकबर, जो औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था, अकबर को इन्होंने क्या किया? पनाह दे दिया। उससे अकबर क्या हो गया? रुष्ट हो गया, नाराज हो गया।
जब नाराज हो गया अकबर, तो उसका नाराजगी इस कदर बढ़ा कि लास्ट में संभाजी और कवि कलश दोनों की हत्या करके वो शांत हुआ। तो कह सकते हैं मुगल सम्राट औरंगजेब से इनका संघर्ष, और 1689 में औरंगजेब ने संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया और दोनों की हत्या कर दी। मुगल सम्राट संघर्ष तथा 1689 में कवि कलश तथा संभाजी की हत्या कर दी गई। इनका संघर्ष जंजीरा के सिद्दियों से हुआ, सिद्दियों से, साथ ही पुर्तगाली व अंग्रेजों से भी संघर्ष हुआ। अंग्रेजों से भी संघर्ष हुआ। ठीक है, अब इसके बाद शासक बनते हैं राजा राम। संभाजी की जब मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र साहू केवल 7 वर्ष का था। शिवाजी के छोटे पुत्र और संभाजी के सौतेले भाई हैं राजा राम को, जिसे संभाजी ने बंदी बनाकर अपने शासनकाल में रखा था, उसे बाहर निकाला गया और मराठा और मंत्री परिषद ने उसको राजा घोषित किया। किसको? राजा राम को। और फरवरी 1689 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब लेकिन मुगलों के आक्रमण की आशंका से ये रायगढ़ में से तुरंत निकल पड़े। इनको यह आशंका थी कि मुगल अभी मराठों पे क्या करने वाले हैं? हमला करने वाले हैं। क्योंकि उसके पूर्व ही चूंकि संभाजी जीवित थे, तो उन्होंने क्या किया था? एक बड़ा कांड कर दिया था। ठीक, उसके औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को उन्होंने पनाह दे दिया था। हाँ, ध्यान रखिएगा, अकबर, सम्राट अकबर अलग है और औरंगजेब के पुत्र का भी एक नाम अकबर है, ध्यान रखिएगा। और वो विद्रोही था जिससे औरंगजेब बहुत ही ज्यादा घृणा करता था। ठीक, और सम्राट अकबर की कृतियों से भी औरंगजेब घृणा करता हुआ दिखाई देगा। पनहाला होते हुए उन्होंने जिंजी में शरण लिया। किसने? राजा राम ने। 1689 में औरंगजेब ने रायगढ़ पर अधिकार कर लिया और येसुबाई और साहू को गिरफ्तार कर लिया। ठीक, 1691 में मुगलों ने जुल्फिकार खां के नेतृत्व में जिंजी का घेरा डाल दिया और 8 वर्षों तक राजा राम जिंजी के किले में कैद रहा। 1698 में राजा राम जिंजियों से पलायन कर गया, यानी कि जिंजी से पलायन कर गया और सतारा के प्राकृतिक दुर्गों में अपनी राजधानी को बनाया। ठीक, तो राजा राम के बारे में क्या विशेष बात है? तो राजा राम ने अपनी राजधानी दक्षिण में जिंजी को बनाया। राजा राम ने अपनी राजधानी दक्षिण में जिंजी को बनाया। जिंजी को बनाया। ठीक है, पहला इनका फैक्ट। दूसरा, इन्होंने तुरंत मुगलों से संघर्ष किया और आंशिक सफलता भी प्राप्त की। संघर्ष किया तथा आंशिक सफलता प्राप्त की। ठीक है,
अब यहां से कुछ एक नवीन चीजें, यानी संभाजी, राजा राम, उसके बाद ताराबाई। तो ताराबाई का जो कार्यकाल है 1700 से 1707 है। जरा इसको भी हम समझेंगे कि ताराबाई के काल में क्या हुआ। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि संभाजी के पुत्र शाहू सहित उनके परिवार के सभी सदस्य मुगलों के कब्जे में आ गए थे। यद्यपि शाहू को राजा की उपाधि मुगलों ने प्रदान की थी, या उपाधि दी गई थी, और एक मनसब भी प्रदान किया गया था। ठीक है, और ये औरंगजेब के मृत्यु पर्यंत उनकी कैद में रहे। कौन? शाहू, ध्यान रखिएगा। और राजा राम की एक और खास बात है, राजा राम ने अपने कार्यकाल में प्रतिनिधि पद की शुरुआत की थी। ठीक है, किस पद की? प्रतिनिधि पद की, ध्यान रखिएगा। तो यहां लिख लीजिएगा कि इनके काल में प्रतिनिधि पद की शुरुआत हुई। ठीक है, इनके काल में। ठीक, अब बचे ताराबाई, साहू जी और शिवाजी द्वितीय। यानी साहू जी को, ताराबाई को, साहू जी को और राजा राम द्वितीय को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहां तक आज। इसके आगे की क्लास में कल बताता हूं। ठीक है।